हेलो बच्चों, सीए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? प्रोसेस कॉस्टिंग। बेसिकली पहले बात करते हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का दूसरा नाम होता है ऑपरेशंस। क्या होता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? हमारी कंपनी कोई बनाती है फिनिश गुड्स। क्या बनाते हैं हम लोग? कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं। बेसिकली हमें पता है कि जब फिनिश गुड्स बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं, एक लेके आते हैं पहले क्या चीज़ आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बाकायदा किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड्स बनता है। रॉ मटेरियल किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है बच्चों? फिनिश गुड्स बनता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल लगाना, उस पर लेबर लगाएंगे, मशीन में माल जाएगा, उस पर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस होने के बाद में उससे फिनिश गुड्स बनेगा। तो यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल लगाया। रॉ मटेरियल मेरे लिए क्या है बच्चों? इनपुट। यहाँ पर क्या होती है? प्रोसेसिंग। और इस प्रोसेसिंग से क्या बनता है? फिनिश गुड्स। लेकिन जब रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेसिंग होती है, देन जो फिनिश गुड्स बनता है, क्या इतना होता है कि अगर 100 kg का रॉ मटेरियल लगाएंगे तो प्रोसेसिंग के बाद फिनिश गुड्स 100 kg का ही बनेगा? अगर मैं 100 kg का रॉ मटेरियल अगर इनपुट में लगाता हूँ तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो फिनिश गुड्स बनेगा क्या वो 100 kg ही बनेगा या नहीं बनेगा? या 100 kg से ज़्यादा हो सकता है और 100 kg से कम भी हो सकता है। 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं 100 लगाया तो बाहर कितना निकल जाएगा? 110 पॉसिबल नहीं है। 100 लगाया तो थोड़ा बहुत क्या होगा? प्रोसेसिंग में लॉस होगा। उसके बाद में क्या बनेगा? तुम्हारा फिनिश गुड्स बनेगा। हाँ या ना? तो जब रॉ मटेरियल लगाते हैं, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है? फिनिश गुड्स बनता है। लेकिन 100 kg का फिनिश गुड्स वापस बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मशीनों में जाने के बाद में क्या होता है? उसमें कुछ लॉस भी होता है। अब लॉस दो कैटेगरी के होते हैं। मशीनों के अंदर जाने के बाद एक होता है आपके पास में लॉस में कौन सा वाला? नॉर्मल लॉस। एक होता है तुम्हारा कौन सा? एब नॉर्मल लॉस। इसके बाद में क्या बनता है? तुम्हारे यहाँ से फिनिश गुड्स बनता है। माल जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, कुछ लॉस होगा, कुछ नॉर्मल लॉस होगा, कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा। उसके बाद में क्या बनता है? फिनिश गुड्स बनता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, और नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट क्या होता है? बताइए बच्चों, नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि यूजुअली जितना लॉस प्रोसेसिंग से जुड़ा है, क्या इतना लॉस तो हमारे यहाँ होता है जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। यूजुअली जितना लॉस प्रोसेसिंग से रिलेटेड है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। जब भी आप कोई ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें क्लियर है कि थोड़ा बहुत माल तो आपका ख़राब होगा ही होगा। उसकी प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। बाकायदा आजकल तो क्या होती है, जो मशीनरी लेके आते हैं ना, उस मशीन पे लिखा होता है कि इस मशीन में इनपुट डालने के बाद में कितना % लॉस होता है। अब मुद्दा ये होता है कि कितना % माल ख़राब होगा, कितना वेस्टेज होगा, वो मशीन में लिखा होता है। लेकिन उनको कैसे पता लगा कि इतना वेस्टेज होगा? वो उन लोगों ने क्या किया होगा? उन लोगों ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या मशीन पे एक बार सैंपल के बेस पर, रैंडम बेसिस पे क्या किया होगा? चेक किया होगा। भाई रैंडम बेसिस पे आपने क्या किया? 10 kg लगाया तो 9 kg का फिनिश गुड्स बना और 1 kg खराब हो गया। तो रैंडम बेसिस पे मैं क्या बोलूँगा? मैंने एक बार और ट्राई किया, मैंने 20 kg लगाया, इस बार 20 kg लगाया तो वहाँ पर 18 kg का फिनिश गुड्स निकला और 2 kg क्या हो गया? खराब हो गया। तो मैंने रैंडम बेसिस पे ये देखा कि यार इस मशीन पे सिस्टम क्या चल रहा है? 10% का क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है। तो वो मेरा नॉर्मल लॉस है। लेकिन अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस का बेसिकली मतलब क्या होता है? आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, आपने बोला कि ये भैया इस मशीन पे 10% का क्या है? नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस देखने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार रैंडम बेसिस पर चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं पायलट रन। क्या बोलते हैं? पायलट रन का बेसिकली मतलब होता है कि हम रैंडम बेसिस पर एक बार चेक करते हैं कि इस मशीन में कितना लॉस हो रहा है। तो हमने एक बार रैंडम बेसिस पे देखा कि इस पे लॉस हो रहा है 10%, तो मैंने स्टाफ को बोल दिया कि ध्यान रखना भैया, लॉस कितना है? 10% का लॉस है। तो स्टाफ ने क्या किया? मशीन को लेके गए, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मशीन पे क्या स्टार्ट हो गया? प्रोडक्शन।
अब मुझे बताइए कि जब इनपुट लगाते हैं और उसके बाद में क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है, क्या कंपनी के पास इतना टाइम होता है कि हर बार देखे कि कितना इनपुट था कितना आउटपुट था? इनपुट आता रहेगा, प्रोसेसिंग चलती रहेगी। फिनिश गुड्स की काउंटिंग तो हम कब करते हैं? साल के एंड में करते हैं। साल के एंड में ध्यान लगता है कि अच्छा इतनी क्वांटिटी हमने बेच दी, इतनी क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में पड़ी है। वो तो ईयर के एंड में पता लगेगा कि भैया एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है। जैसे कि मैंने क्या किया, रैंडम बेसिस पे चेक किया कि मेरा जो नॉर्मल लॉस है वो कितना है, 10%। मैंने जब अपना अकाउंट्स बनाए, क्या बनाए, अकाउंट्स बनाए, तो मैंने देखा कि मैंने रॉ मटेरियल लगाया कितना था, मान लीजिए 100 kg पूरे साल मैंने 100 kg का रॉ मटेरियल लगाया। अब मैं साल के एंड में अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि साल के एंड में क्या हुआ। तो साल के एंड में जब मैं देखा कि 100 kg का तो मेरा रॉ मटेरियल का इनपुट लगाया गया था। स्टाफ ने बोला कि देखो सर 100 में से 10% का तो नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस कितना होता है? 10% का मतलब कितना हो गया? 10 kg का आपका नॉर्मल लॉस हो गया। मैंने कहा ठीक है भैया, टोटल 100 लगा है, 10 kg का नॉर्मल लॉस हुआ है। अब मैंने कहा फटाफट एक बात बता कि हमने अभी कितना माल बेच दिया। उसने बोला कि सर जो अपना टोटल सेल रहा है ना पूरे साल भर में, वो रहा है सर 75 kg। मैंने कहा 100 लेके आए थे, 10 का तो लॉस हो गया, 75 ने बेच दिया, मतलब 85 हुआ, बाकी कहाँ गया? सर रुको रुको, कुछ फिनिश गुड्स पड़ा है। मैंने कहा फटाफट काउंट कर कि फिनिश गुड्स कितना पड़ा है। तो उसने क्या किया, फटाफट क्या किया, फिनिश गुड्स का मेजरमेंट किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जब उसने क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया तो वहाँ पर 10 kg का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था। मैंने कहा भाई 90 बनना चाहिए था, बना कितना है, 85। इसका मतलब 5 kg का क्या हो गया, लॉस हो गया, जो नॉर्मल से भी क्या है, ज्यादा है। तो वो लॉस जो मोर देन क्या हो, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से भी ऊपर अगर आपको लॉस होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल लॉस। कितना हो गया, 5 kg का, मतलब कि 100 kg का इनपुट, 100 का हिसाब मैच हो गया। अब हमने बात की नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में अंतर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, रैंडम बेसिस पे चेक किया जाता है कि मशीन में कितना वेस्टेज होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पायलट रन। पायलट रन के थ्रू या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम देखते हैं कि नॉर्मल लॉस कितना होता है। उस नॉर्मल लॉस के कितना होता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लगाते हैं। बार बार हमारे पास में टाइम नहीं होता है कि बार बार के आउटपुट को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। वो तो कब काउंट करते हैं हम लोग, साल के एंड में। साल में देखा कि भैया 100 kg में नॉर्मल लॉस 10 kg था, सेल कर दी 75 की, बचा हुआ है कितना, 10 kg। इसका मतलब 5 kg का हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस का पता कब लगता है, ईयर के एंड में पता लगता है कि एबनॉर्मल लॉस कितना होगा। आया ना। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, किताब वाला नहीं, बुक वाला नहीं, इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए, किसको समझने के लिए, इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट क्या होता है। आया ना। अब मेरी बात समझना, अब इनके इम्पैक्ट को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, आप उस चीज़ को समझना। कोई क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक छोटी सी तुम्हारे सामने क्या है, सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है कि एक बंदा तुम्हारे पास में आया, उसने बोला कि भाई साहब आप क्या काम करते हो। मैंने कहा फर्नीचर का काम है। उसने कहा भाई साहब एक बात बताइए। मैंने कहा बोलो। कि यार जो ऑफिस में जो राउंड टेबल होती है या जो टेबल होती है जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, चेयर्स लगी होती है और स्टाफ बैठ के क्या करता है, पता है ना आपको, मीटिंग होती है, पता है क्या। ऐसी हमें राउंड टेबल या एक कॉन्फ्रेंस टेबल क्या करनी है, बनवानी है। मैंने कहा साइज़ बोलो। कि यार आप देख लो साइज़ तो कितना होगा, मैं तू बोल दे फटाफट। उसने कहा एक काम करो 15 × 10, 15 बाय 10 की टेबल बना दो। मैंने कहा बना देंगे। सबसे पहले मुझसे बंदा क्या पूछेगा कि भाई साहब पैसे कितने चार्ज करोगे, बताइए पैसे कितने चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी होती है, उसकी सेलिंग प्राइस। तो जब मैंने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सोचा तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि भाई 15 बाई टेबल की तो क्या है, 15 बाई 10 की तो क्या है, टेबल है, 15 बाई 10 की टेबल है। अच्छा इसका कोई ना कोई विड्थ भी होगा कि कितनी चौड़ी रखनी है, नीचे से कितनी लेंथ रखनी है। देखा होगा ना आप लोगों ने कि कितनी इसकी लेंथ रखनी है या इसकी जो टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए।
15x10 की टेबल है, अगर बनानी है तो मैं जो इसको लगाने के लिए प्लाई लगाऊंगा वो प्लाई कितनी होगी? क्या 15x10 की प्लाई लगाऊंगा या थोड़ी एक्स्ट्रा प्लाई होगी? प्लाई समझ, लकड़ी, कितनी लकड़ी लगाऊंगा? अगर आपको इतनी चौड़ाई चाहिए तो मैं कम से कम क्या करूंगा, थोड़ी एक्स्ट्रा प्लाई लूंगा, क्योंकि आपको पता है ना ऊपर वाला स्क्रैप क्या करते हैं वो लोग, देखा होगा आप लोगों ने, जब फर्नीचर काम होता है तो क्या करते हैं, लकड़ी को क्या करते हैं, पूरा का पूरा छीलते हैं, ऊपर से सारा का सारा जो पहले उसको प्लेन करते हैं, जो ऊपर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, पहले वो लोग हटाते हैं, हटाएंगे नहीं हटाएंगे। तो 15x10 का अगर आप क्या मांग रहे हैं, 15x10 का क्या मांग रहे हैं, अगर आप टेबल मांग रहे हैं, फिनिश गुड्स मांग रहे हैं, तो वो लकड़ी जो चार्ज करेगा ना, वुड प्लाई, वो कितनी लगाएगा? 15x10 से तो ज़्यादा चार्ज करेगा। सबसे पहले वो बंदा क्या चार्ज करता है, प्लाई लगाता है, उसके बाद में लेबर लगता है, उसके बाद में ओवरहेड लगते हैं। याद है ओवरहेड हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन के बेस पे चार्ज करते हैं, हम लोग सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद में प्रोसेस लिया एंड में, ये टोटल कॉस्ट निकल के आती है, प्लस क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट, उसके बाद में क्या निकल के आता है, सेल प्राइस, हाँ या ना। अब मुद्दा ये है 15x10 की अगर आप प्लाई लगा रहे हैं, मतलब फर्नीचर आपको चाहिए, तो जो प्लाई लगेगी वो 15x10 से तो ज़्यादा ही लगेगी। अगर इसकी जो चौड़ाई है, अगर मान लो 3 इंच है चौड़ाई, तो मैं जो प्लाई लगाऊंगा वो कौन सी होगी, मान लो कम से कम वो 16x11 की प्लाई होगी, जिसकी विड्थ यहाँ पर 3 इंच की विड्थ चाहिए ना, उसको चौड़ाई चाहिए ना, मोटाई, तो मैं कम से कम जो लगाऊंगा प्लाई वो कितनी होगी, 3.5 की चौड़ाई की होगी, हाँ या ना, पक्का ना। अब मुद्दा ये है कि इसको बनाने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए 15x10 की चाहिए, मोटाई उसको आपको कितनी चाहिए, 3 इंच की मोटाई चाहिए, उसको लगाने के लिए, उस माल को बनाने के लिए जो प्लाई लग रही है ना, वो उसकी तुलना में तो क्या है, फिनिश गुड्स की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। फिनिश गुड्स कम चाहिए, लेकिन इनपुट क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत क्या होता है, आपको वेस्ट होता है। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये आया, सामने वाला आपसे पूछता है कि भाई साहब जो प्लाई लगेगी वो क्या साइज़ की लगेगी? मैंने कहा 16 × 11 × 3.5। उसने कहा भाई साहब दे तो क्या रहे हो, 15 × 10, वो भी कितने वाली, 3 इंच वाली, लेकिन लगा कितना रहे हो? मैंने कहा 16 × 11 × 3.5। पैसा आप उससे पूरा इतने का चार्ज करोगे या पैसा आप उससे इतने का चार्ज करोगे? पैसा हम इतने का चार्ज करेंगे, इतने का चार्ज करेंगे? पैसा हम चार्ज करेंगे रॉ मटेरियल का, मतलब रॉ मटेरियल की मैं पूरी कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ। उसने मेरे से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, इसे जब टेबल की जो प्लाई है वो 16 × 11 और 3.5 की लग रही है, दे इतना रहे हो, बाकी कहाँ जा रहा है? मैंने कहा देख भाई, जब हम प्लाई को क्या करते हैं, बनाते हैं फर्नीचर के तौर पे, थोड़ा हमें क्या करना पड़ता है, उसका ऊपर का जो स्क्रैप होता है वो क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। हटाओगे तो वो कौन सा लॉस है तुम्हारे लिए, नॉर्मल लॉस है। वो बोलता है कि भाई साहब जब ऊपर का स्क्रैप हटा रहे हो वो नॉर्मल लॉस है, तो ये मुझे दोगे क्या? क्या करेंगे आप लोग उस वेस्ट का, क्या करेंगे हम उस वेस्ट का करेंगे क्या? मतलब सामने वाले से पैसा हमने पूरा चार्ज किया है, इसका जो वेस्ट निकलेगा उसका आप क्या करोगे, बेच देंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब पैसा उससे पूरे के पूरे मटेरियल का चार्ज कर रहे हो, वेस्ट आप बेच दोगे, क्यों? बाप का राह चलता है, उस प्लाई के वेस्टेज को बेच दोगे। वो बंदा क्या बोलेगा, लीगली सोच के बताओ, लीगली सोच के बताइए उसका राइट कितने पर है? पैसा जब आप उसे 16 × 11 और पूरे के पूरे 3.5 का चार्ज कर रहे हैं, दे उसको क्या रहे हैं 15 × 10 और कितने वाला 3 इंच का दे रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा, भैया जो स्क्रैप निकला है उस पर किसका राइट है? स्क्रैप पे किसका राइट होगा, बोलो? कस्टमर का तो राइट होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल बोलते हैं कि जो ये वेस्टेज निकला है ना, आपने मटेरियल तो पूरा चार्ज किया है, अब जो वेस्टेज निकलता है ना, उस वेस्टेज पे राइट किसका होता है, कंज्यूमर का होता है। इसलिए सेलिंग प्राइस निकालते समय अगर आपने प्लाई कितनी चार्ज की है, नॉर्मल लॉस के पहले वाली चार्ज की है या नॉर्मल लॉस के बाद वाली चार्ज की है? बोल, इसको पता ही नहीं होता कोई चल क्या रहा है, तो बोला करना। प्लाई का जो कॉस्ट आपने चार्ज की ना, मटेरियल की जो आपने कॉस्ट चार्ज की, वो कौन चार्ज की है, पहले वाली चार्ज की है ना। तो जो स्क्रैप निकलेगा, जो नॉर्मल लॉस होगा, उस पर किसका राइट होगा, कंज्यूमर का राइट होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रूल बोलते हैं कि अगर नॉर्मल लॉस से पहले वाली आपने मटेरियल की कॉस्ट चार्ज की है, इसमें जितना भी क्या होता है नॉर्मल लॉस होता है, उसकी सेल वैल्यू को कस्टमर की टोटल कॉस्ट में से क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसमें से क्या लेस करना है, सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप नहीं, सेल ऑफ नॉर्मल लॉस।
क्योंकि कंज्यूमर से आपने कितना चार्ज किया है, नॉर्मल लॉस से पहले वाला चार्ज किया है, तो कंज्यूमर का राइट है स्क्रैप पर। तो स्क्रैप हम नॉर्मली देते नहीं है, ये ना बोलेंगे बोरा लेके आ जा, पैक करके ले जा, तेरा कचरा स्क्रैप वाला। घर में देखा हुआ, घर में जब फर्नीचर काम करवाते हैं तो क्या होता है, वो जो वेस्ट निकलता है वो किसका होता है, वो लेके जाता है क्या कारपेंटर, वो क्या बोलता है, भैया वेस्टेज आपका है, जो करना है करो, बेचना है बेच दो। कई लोग सर्दियों में हाथ सेक लेते हैं कि चल ठीक है लकड़ी का बुरादा है, सर्दियों में काम आ जाए, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, उसको मार्केट में क्या करते हैं, स्क्रैप के हिसाब से बेच देते हैं, कंज्यूमर का होता है। यहाँ पर भी आप लेके आ रहे हैं ना, तो वो लोगों के लिए रूल कंपलसरी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि मटेरियल में अगर आपने नॉर्मल लॉस से पहले वाला चार्ज किया है, तो नॉर्मल लॉस की जो सेल वैल्यू होगी वो क्या करना है, आपको पहले से इसमें से लेस करना है। मेरा पहला क्वेश्चन, ये जो सेल ऑफ नॉर्मल लॉस है, जो हमें टोटल कॉस्ट में से क्या करना है, लेस करना है, और सेलिंग प्राइस निकालना है, ये कब लेस करना है, पहले ही लेस कर देना है एस्टिमेशन के बेस पर, या एंड में लेस करना है एक्चुअल के बेस पर? क्वेश्चन समझ में आया? पहले ही लेस कर देना है टोटल कॉस्ट में से एस्टिमेशन के बेस पर, या बाद में लेस करना है? सेल प्राइस कब निकालते हो, पहले निकालते हो बाद में निकालते हो? सेल प्राइस पहले निकालते हैं ना, सेल प्राइस पहले निकालते हैं। मटेरियल की कॉस्ट क्या बाद में चार्ज करते हैं या पहले चार्ज कर लेते हैं? मटेरियल की कॉस्ट हम नॉर्मल लॉस से पहले वाली चार्ज करते हैं, वो भी कब, सेल प्राइस निकालते समय, मतलब कि पहले ही चार्ज करते हैं, तो पहले ही लेस करना पड़ेगा। मतलब कि आप रियल सेंस में इसे बेचें या ना बेचें, इसको अभी बेचें या बाद में बेचें, कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बोले सॉरी भाई साहब ने लेस किया, नहीं बोलता क्यों कि हमने बेचा ही नहीं, पड़ा है वो तो साइड में। अब पड़ा है तो क्या हुआ, लेस तो करना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल तो बेचोगे ना। तो नॉर्मल लॉस की सेल प्राइस को हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते समय पहले क्या करते हैं, लेस करते हैं एस्टिमेशन के बेस पे, उसके बेस बाद में क्या निकलती है, सेलिंग प्राइस निकलती है, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताइए, बाय चांस वो तुम्हारे लिए जब प्लाई लगा रहा था, प्लाई का एक हिस्सा टूट गया, देखा हो ना कई बार क्या होता ना, रबिंग जब करते हैं, रबिंग समझ रहे, जो स्क्रैप निकालते हैं, उसके दौरान क्या हुआ, प्लाई का एक कॉर्नर या एक हिस्सा क्या हो गया, टूट गया। अब बताइए क्या होगा, वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। उसकी जगह पर सामने वाला क्या करेगा, अपनी तरफ से दूसरा मटेरियल लगा के आपको देगा, तो वो जो प्लाई का जो एक कॉर्नर टूटा, वो क्या हुआ सामने वाले के लिए एबनॉर्मल लॉस। तुम क्या बोलोगे, ये भी मुझे दे, प्लाई का कॉर्नर टूटा है तो मेरा है। सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई इसकी जगह पर मैंने तेरे को क्या किया है, नया लगा के दिया है ना, तो उसकी जगह पर मैंने नया लगा के दिया, वो तो जो पार्ट है उसका मैं पैसा तेरे से चार्ज कर ही नहीं रहा। जब मैं तेरे से एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट का पैसा क्या कर रहा हूँ, चार्ज कर ही नहीं रहा, तो एबनॉर्मल लॉस का भी स्क्रैप बिकेगा भाई। जो एक्स्ट्रा माल टूट जाता है वो भी तो स्क्रैप पे भी बिकेगा, लेकिन क्या उसका पैसा भी तुम कस्टमर को सेल में से रिड्यूस करोगे क्या? नहीं। एबनॉर्मल लॉस अगर होते हैं ना, वो किसके होते हैं, मैन्युफैक्चरर के होते हैं। उसका लॉस को कौन भुगतता है, मैन्युफैक्चरर भुगतता है। एबनॉर्मल लॉस के मटेरियल को भी अगर आप क्या करते हैं, स्क्रैप में बेचते हैं, तो उसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को जाएगा, ना कि कंज्यूमर को। कंज्यूमर से हम कौन सा मटेरियल चार्ज करते हैं, एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस से पहले वाला, कौन सा वाला, नॉर्मल लॉस से पहले वाला। नॉर्मल लॉस हो गया तो किसका होगा, मैन्युफैक्चरर का होगा। तो नॉर्मल लॉस में जो स्क्रैप है ना, उसको अगर बेचा जाएगा तो वो बेनिफिट किसका होगा, मैन्युफैक्चरर का होगा, ना कि कस्टमर का होगा। कस्टमर से कौन सा मटेरियल चार्ज किया जाता है, नॉर्मल लॉस से पहले वाला। और कंज्यूमर की सेल प्राइस निकालते समय हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में से क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस की जो सेल प्राइस होगी वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि कंज्यूमर से जो मटेरियल लिया जा रहा है वो नॉर्मल लॉस से पहले वाला लिया जा रहा है। क्लियर? और वैसे भी बताइए एबनॉर्मल लॉस पता कब लगता है, नॉर्मल केसेस में, बाद में। एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है, एक लकड़ी वाले केस को छोड़ दो, बाकी नॉर्मल प्रोडक्शन के एंड में ध्यान लगता है कि एबनॉर्मल लॉस हमें कितना हुआ है, तो उस केस में एबनॉर्मल लॉस सीधा कंपनी का बेनिफिट है। कंपनी के जो एबनॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप बिकेगा ना, वो किसका बेनिफिट है, कंपनी का बेनिफिट है। वो कंपनी की कॉस्ट में से रिड्यूस होगा, कंपनी के जो लॉसेस है ना उनको कम करेगा। क्लियर? अब इसमें और एग्जांपल करेंगे तब जाके समझ में आएगा आपको, भी बहुत टिपिकल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर नहीं है। अब मेरी बात समझना, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने है। एक बंदा क्या करता है, एक बंदा
मार्केट से एक रॉ मटेरियल लेके आता है। क्या लेके आता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने कभी ब्लैक सॉल्ट देखा है, काला नमक, कैसा होता है वो? पत्थर होते हैं उसके। क्या होते हैं? ब्लैक सॉल्ट के क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। हमारी कंपनी क्या करती है, जो ब्लैक सॉल्ट का जो पत्थर आता है, स्टोन होता है पूरा पूरा, उसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉल्ट स्टोन। ब्लैक सॉल्ट जो सॉल्ट का क्या आता है? स्टोन आता है, वो लेके आते हैं हम लोग। लाने के बाद में क्या करते हैं, हमारे दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि ब्लैक जो सॉल्ट है उसके स्टोन को क्या करना होता है, पहले तोड़ना होता है, और तोड़ के बाद में क्या करते हैं, पहले पार्ट में हम तोड़ते हैं, उसको तोड़ के उसका चूरा बना देते हैं, और उसको रिफाइन करके क्या करते हैं, आगे वाले डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, और आगे वाले डिपार्टमेंट क्या करता है, उनको बाद में पैक करके आगे कंज्यूमर को क्या करता है, बेच देता है। तो हमारा काम क्या है, इसको पहले क्या करना, इसको पाउडर में कन्वर्ट करना, पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करना, उसको छानना, छानने के बाद में क्या करना, आगे अगले डिपार्टमेंट को भेजना। हम बेचते नहीं, हम डायरेक्ट नहीं बेचते। मतलब मेरा जो काम है ना वो क्या है, ये ब्लैक जो सॉल्ट है उसका स्टोन मेरे पास में आएगा, उसको मैं क्या करूँगा, पाउडर बना दूंगा। पाउडर बनाने के बाद में क्या करूँगा, छानूंगा, छानने के बाद में क्या करूँगा, उसको आगे वाले डिपार्टमेंट को भेज दूंगा। वो बेचने का काम किसका है, वो पैकिंग वैकिंग करके आगे क्या कर देगा, बेच देगा। ऐसा आपने पता है। हम बहुत एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने ये देखा, मेरा जो पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा, या जो मैंने एक बार पायलट रन, क्योंकि मशीन होती है इसकी, तो हमने जब रैंडम बेसिस पे चेक किया तो हमने देखा कि 2% वेस्टेज होता है। किस समय, जब मशीन में वो माल जाता है, टूटता है, टूटने के बाद में क्या होता है, उसको फिल्टर करते हैं ना, तो 2% क्या होता है, वेस्टेज होता है। कब देखा मैंने ये वाला पायलट रन, जब देखा ना मशीन का चलाया ना, तो हमने देखा कि यार 2% का वेस्टेज होता है। जो ट्रायल रन जिसको आप बोलते हैं, ट्रायल रन में हमने देखा कि 2% का वेस्टेज होता है। तो मेरा जो नॉर्मल लॉस है वो कितना है, 2% है। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो ब्लैक स्टोन के जो पत्थर होते हैं ना, जो ब्लैक सॉल्ट के जो स्टोन आते हैं, पत्थर आते हैं, वो मैं लेके आया था, मान लो 100 kg। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, 100 kg में क्या लेके आया, पत्थर लेके आया, हाँ या ना। अच्छा मान लो ये लेके आया था मैं, मान लो 20 रुपये पर kg के हिसाब से, किसके हिसाब से, 20 रुपये पर kg के हिसाब से मैं स्टोन लेके आया था, हाँ या ना, लेके आ गया। इसको बाद में तोड़ने में मैंने क्या लगाया होगा, लेबर। तोड़ने में क्या लगता है, लेबर लगाया, मान लो कितने का, 4000 रुपये का, और प्लस मशीन में टूटेगा तो मशीन पे क्या आएंगे, ओवरहेड, मशीन का लाइट, बिजली, डैप वैप, याद है ना, सेम ओवरहेड वाला टॉपिक। तो प्लस क्या लगता है, ओवरहेड, मान लो ओवरहेड है कितने रुपए के, 2000 के, हाँ या ना। सिस्टम ये है कि 2% का नॉर्मल लॉस होता है। ये मैंने काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब प्रोसेसिंग हुई उसके बाद में ध्यान लगा कि यहाँ 100 kg जब हमने लगाया था तो इसमें से आउटपुट निकला है 95 kg। कितना निकला आउटपुट, 95 kg लिखा है, और 5 kg का तुम्हारा क्या हो गया, स्क्रैप। स्क्रैप कितना हो गया, 5 kg, मतलब 5 kg का स्क्रैप हो गया, हाँ या ना, पक्का। और जो ये स्क्रैप निकलता है ना इसका, वो भी मार्केट में बिकता है। स्क्रैप भी क्या होता है, मार्केट में बिकता है। इसका जो वेस्टेज निकलता है वो मार्केट में बिकता है। मान लो बिकता है 2 रुपये पर kg हिसाब से, कितने हिसाब बिकता है, 2 रुपीज़ पर kg में बिकता है। स्क्रैप जो सेल है ना, स्क्रैप सेल मान लो 5 कर लेते हैं, 5 रुपीज़ पर kg में स्क्रैप बिक जाता है। अब मुझे नॉर्मल सा पूछा गया है क्या है कि बताओ, 2 बातें बताओ। एक तो जो आउटपुट है, ये जो तुम्हारा क्या है आउटपुट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, बताइए आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। मुझे बताइए कितना माल, मटेरियल कितने का, मैं अकाउंट्स नहीं बना रहा, मैं सिंपल समझा रहा हूँ। मटेरियल कितने का है, 2000 का मटेरियल, प्लस लेबर कितने का, 4000 का, प्लस ओवरहेड कितने का, 2000 का। कितना खर्चा कितना हो गया, 2 4 2 कितना हो गया, 8000 का हो गया। डिवाइड किससे करूं, ये जो खर्चा हुआ है ना कितने kg पर हुआ है, 100 लेके आए थे, 2 तो खराब होना ही था, लेकिन खराब हुआ कितना है, 5, मतलब कि 2 तो नॉर्मल लॉस है, 3 क्या है तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस है। सबसे पहले बताइए, आप अपने बचपन को याद कीजिए, सीए फाउंडेशन को। सीए फाउंडेशन में आपको बताया गया था कि नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट क्या होता है, बताइए। सीए फाउंडेशन में क्या सिखाया गया था कि नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट क्या होता है, नॉर्मल लॉस का बर्डन किस पे शिफ्ट होता है, नॉर्मल लॉस का बर्डन किस पे शिफ्ट होता है बताओ।
नॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी होती है उसका बर्डन कहाँ शिफ्ट होता है, बोल ना मुंह से। कस्टमर पे। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो ये बताया कि बचपन में तो ये बोला करते थे कि नॉर्मल लॉस का जो बर्डन होता है वो रिमेनिंग क्वांटिटी पे शिफ्ट होता है। मुझे तो ये याद है कि नॉर्मल लॉस का जो बर्डन होता है वो किस पे शिफ्ट होता है, रिमेनिंग क्वांटिटी पे क्या होता है, शिफ्ट होता है, हाँ या ना। तो नॉर्मल लॉस का जो बर्डन होता है वो रिमेनिंग क्वांटिटी बच्चों क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। नॉर्मल लॉस का बर्डन रिमेनिंग क्वांटिटी पे क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। मुझे बताइए कि कितनी क्वांटिटी आप लेके आए थे? 100 में से लॉस कितना हो गया? 5 में 2 नॉर्मल है और 3 क्या है, एबनॉर्मल। मतलब कि मैं बोलूंगा कि नॉर्मल लॉस कितना है, 2 है ना। 2 का बर्डन क्या होगा, बचे हुए 98 पे क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं इसमें 98 का डिवाइड करूंगा, मतलब कि 2 इसमें से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। ये जितना खर्चा हुआ है ना उसमें डिवाइड करूंगा कितने का, 98 का, क्योंकि 2 का तो लॉस हो गया। और लॉस वो वाला जो होना ही था, कौन सा लॉस है ये, नॉर्मल लॉस है, जो होना ही था उसको लेस कर दिया। तो मतलब कि सारी कॉस्ट कितने पे शिफ्ट हुई, 98 पे शिफ्ट हुई। अब मुझे बताइए कि मेरा आउटपुट कितना है, 95 की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको मल्टीप्लाई कर देना बच्चों किससे, 95 से। तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आउटपुट की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 3 का। 3 kg का क्या हुआ है तुम्हारा, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कहाँ शिफ्ट होगा, कंपनी भुगतेगी। कौन भुगतेगी, कंपनी। कैसे भुगतेगी, 2000 प्लस 4000 प्लस 2000, ये खर्चा कितने में शिफ्ट होगा बच्चों, 98 पर। इसमें से एबनॉर्मल लॉस कितना है, इंटू 3। तो ये निकल जाएगी वैल्यू किसकी, एबनॉर्मल लॉस की, और ये निकल जाएगी वैल्यू किसकी, तुम्हारा आउटपुट की। लेकिन एक छोटी सी बात समझो, नॉर्मल लॉस का बर्डन किस पे शिफ्ट हो रहा है, कंपनी पे शिफ्ट हो रहा है। तो नॉर्मल लॉस बिकता नहीं है क्या स्क्रैप के हिसाब से? नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस जो है ना उसका बर्डन शिफ्ट हो रहा है किस पे, रिमेनिंग स्टॉक पर। नॉर्मल लॉस का बर्डन कहां शिफ्ट हो रहा है, रिमेनिंग स्टॉक पे, कंपनी पे नहीं हो रहा है। नॉर्मल लॉस का बर्डन शिफ्ट हो रहा है कहां पर, रिमेनिंग स्टॉक पे शिफ्ट हो रहा है। तो नॉर्मल लॉस बिकता है नहीं बिकता है, नॉर्मल लॉस बिकता है नहीं बिकता है, बिकता है ना। तो नॉर्मल लॉस अगर बेचा जाता है तो उसका बेनिफिट भी तो क्या होगा, रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू पर शिफ्ट किया जाएगा। तो नॉर्मल लॉस का बर्डन अगर रिमेनिंग 98 पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप सेल है ना उसका बेनिफिट भी तो क्या होगा, रिमेनिंग स्टॉक को मिलना चाहिए। कितना मिलेगा बेनिफिट, देखो नॉर्मल लॉस कितना है 2, और कितने बिकता है 5 में, तो ऊपर क्या करना 10 लेस कर देना। एक बार बता ये कितनी आ रही है, डिवाइड करके बता कितना आ रहा है ये, बताओ डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 81 पॉइंट। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कितना आया, 81.53, 4 डिजिट बोलते हैं, 06। ये कॉस्ट पर यूनिट आ गए। अब मुझे बताइए तुम्हारे आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, आउटपुट की, आउटपुट है 95 को मल्टीप्लाई करना 81.5306, और तुम्हारे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी होगी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी होगी, एबनॉर्मल लॉस कितना है तुम्हारा 3 kg, क्योंकि 5 kg का स्क्रैप हुआ है, 2 तो होना ही था, वो तो नॉर्मल लॉस है जिसका बर्डन रिमेनिंग स्टॉक पे शिफ्ट होगा। तो अगर ये बेचा जा सकता है तो उसका बेनिफिट कितना होगा, 2 × 5, उसका बेनिफिट भी क्या होगा, रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू पर शिफ्ट होगा। तो 81.5306 रेट आ गई, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 81.5306 एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हो गई। अब मुझे बताइए एबनॉर्मल लॉस ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफर होता है, एबनॉर्मल लॉस ईयर एंड में जाते हैं कॉस्टिंग P&L में। कहाँ जाते हैं, कॉस्टिंग P&L में। एबनॉर्मल लॉस का जो भी अमाउंट होता है ना वो साल के एंड में कहाँ जाता है, कॉस्टिंग P&L में। तो ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। नॉर्मल लॉस का बर्डन तो क्या होता है, रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू पे शिफ्ट होता है, और एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाता है, कॉस्टिंग P&L में। बताइए कॉस्टिंग P&L में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करके बता, 81.5306 × 3 244। लेकिन एक बात बताओ, ये एबनॉर्मल लॉस है ना, इसका भी तो स्क्रैप ही है, इस स्क्रैप को क्या करोगे, बेचेंगे। कितने बिक जाएगा ये 3, देखो इसमें से 2 है ना वो तो नॉर्मल लॉस है, और 3 कौन सा है तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस। 2 का तो बेनिफिट और बर्डन कहाँ जाता है, रिमेनिंग स्टॉक पर। इस 3 का बेनिफिट और बर्डन कहाँ जाता है, कंपनी पर। इसका बेनिफिट भी कंपनी को, बर्डन भी किस पे, कंपनी पे। कॉस्टिंग P&L में जाएगा 244। लेकिन जो ये 3 है ये बिकता है नहीं बिकता है, ये भी तो बिकेगा ना। तो इसको क्या करना है यहाँ पर 3 × 5 15 क्या करना,
लेस करना, बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, कंपनी की कॉस्टिंग P&L में। मतलब कि एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कहाँ जा रहा है, कंपनी पर, और इसको बेचा जा सकता है तो इसका बेनिफिट भी कहाँ जा रहा है बच्चों, कंपनी पे जा रहा है। क्लियर। तो ये तुम्हारी कहलाएगी आउटपुट की वैल्यू, और ये कहलाएगा तुम्हारे लिए क्या चीज़, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी आई थी, 244.5 मैंने क्या 245 कर दूं क्या, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई कितनी, 245। लेकिन जब इसको ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग P&L में तो कितना ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग P&L में, 245 एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है, जिसमें से 15 का स्क्रैप बिक जाएगा, तो 230 कहाँ जाएगा तुम्हारा कॉस्टिंग P&L में। हाँ या ना। जब इसको हम लोग प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर जब डिस्क्लोज करते हैं तो प्रोसेस कोस्टिंग में इन चीज़ों को शो करने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट। क्या बोलते हैं, ये समझ आ गई बात, बता दूँ इसको बोली मैं। सेम चीज़ को प्रोसेस अकाउंट में क्या किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। मैं यहाँ बनाता हूँ, क्या बनता है तुम्हारा यहाँ पर एक प्रोसेस अकाउंट। अकाउंट है तो क्लियर है कि डेबिट और क्रेडिट के रूल होते हैं। बस यहाँ पर 2 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं बच्चों, 2। एक बनता है यूनिट का, एक बनता है किसका, अमाउंट का, यूनिट का और अमाउंट का। 2 कितना रॉ मटेरियल आप लेके आए बच्चों, हम रॉ मटेरियल लेके आए 100 kg, कितने वाला, 2000 का। इसके अलावा आपने क्या लगाया, एक तो लगाया लेबर, एक लगाया आपने क्या चीज बच्चों, ओवरहेड। लेबर लगाया कितने का, 4000 का, ओवर लगाया कितने का, 2000 का, सॉरी। क्लियर। अब बात करें तो इसमें से इसका हिसाब किताब बताओ, 100 में क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या होने वाला है, नॉर्मल लॉस होने वाला है कितने का, 2 का। फिनिश गुड्स कितना बना, 95 का। और एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ कितने का, 3 का। हाँ या ना। इस 95 की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमने निकाली 95 की वैल्यू, इतना कितनी आती है बच्चों, 95 की वैल्यू कितनी आती है आउटपुट की, है 7745, 95 की वैल्यू हो गई पॉइंट। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पर आपके पास में, एबनॉर्मल 245। वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ये खर्चा किस पे शिफ्ट हो रहा है, ये खर्चा निकल गया है। देखो खर्चा कैसे निकल गया, 2000 प्लस 4000 प्लस 2000, नॉर्मल लॉस कितना है, 2। इसकी स्क्रैप कितने में बिकता है, 10 में। आप गौर देखें हमने क्या किया, 2000 प्लस 4000 प्लस 2000, इधर वाला माइनस कर दो, -10। ये खर्चा किस पे शिफ्ट होगा, इन दोनों पर। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, 98। ऐसे चेक कर लो बोली, 100 में से 2 गए कितने होते हैं, 98। तो हमने शिफ्ट किया कितने पर, 98 पर पीस क्या रेट निकल के आई, 81.5306। इसको मल्टीप्लाई किया 95 से, ये निकल के आ गया 7745। इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 3 से, कितना आ गया, 245। ये वैल्यू आ गई। लेकिन जब ये एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L में जाएगा, अभी ये कॉस्टिंग P&L नहीं है, अभी ये क्या है, प्रोसेस अकाउंट है। मैंने एबनॉर्मल लॉस लिखा है। इसके बाद में जब मैं एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट खोलूंगा, क्या खोलूंगा, एक एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट खोलूंगा, और उस अकाउंट को खोलने के बाद इसे कहां ट्रांसफर करूंगा, जब मैं कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करूंगा ना, दैट टाइम मैं क्या करूंगा बच्चों, 15 क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। अभी हमने निकाला है एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, उसके बाद में क्या करेंगे, 15 इसमें से लेस करने के बाद 230 कहां ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे। आया ना बच्चों, क्लियर। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको पहले यही बात है जो शुरू से लेकर एंड तक चलेगी। जो आज समझ में आया है वही शुरू से लेकर एंड तक रहेगा। अगर आज वाला समझ नहीं आया तो एंड वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तक सिंपल सी बात यह है कि जो लॉस होता है उसमें से हम सबसे पहले देखते हैं कि कितना लॉस हमने स्टार्टिंग में सोचा था, जो होना था, जो उस प्रोसेस से कनेक्टेड था, जिसको हमने क्या करते हैं, ट्रायल रन पे लगा के देख लेते हैं, या हम क्या करते हैं, हमारे पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस पे देख लेते हैं कि इतना लॉस तो होता है। अगर उससे ऊपर लॉस जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का बर्डन क्या होता है, रिमेनिंग स्टॉक पर शिफ्ट किया जाता है, और एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कौन फेस करती है, कंपनी फेस करती है। तो हमने जब इसकी रेट निकाली तो हमने बोला कि देख भाई, मटेरियल आया है 2000 का, लेबर है 4000 का, ओवरहेड कितने का, 2000 का, टोटल खर्चा हो गया 8000 का। अब इसमें से 2 का नॉर्मल लॉस है और 3 का एबनॉर्मल लॉस है। 2 का नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस का बर्डन किस पे शिफ्ट होगा, रिमेनिंग स्टॉक पर, 98 पर। लेकिन जब 2 बिकता है ना, उसकी वैल्यू भी तो क्या होगी, कस्टमर या बोल दो तो रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू पर जाएगी। तो माइनस कर दिया उसका बेनिफिट, रेट आ गई, उस रेट को मल्टीप्लाई किया किससे, 95 से।
आउटपुट की वैल्यू मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 5 से, सॉरी 3 से, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। लेकिन अभी हमने यहाँ लिखी है एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, लेकिन जब इस वैल्यू को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करोगे, दैट टाइम हम क्या करेंगे, 245 में से क्या करेंगे, 15 जो एबनॉर्मल लॉस की सेल प्राइस है, जो एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप सेल है, वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, तुम्हारा कॉस्टिंग P&L। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक नोट करें, और यहाँ भी टाइम क्या देखना, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी बचा हुआ पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है बच्चों, कोशिश ये रहेगी कि तकरीबन 7 to 10 क्लासेस में हमारा चैप्टर क्या हो जाए, पूरा हो जाए, अगर 1-1 घंटे की क्लास होगी तो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।